नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आज हमारे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में ही आपका खैर मकदम करते हैं और फोर्थ टीवी के न्यूज़ रूम से बात करते हैं। बाकर साहब हमारे साथ हैं और आज उनसे गुफ्तगू करते हैं ताज़ा सूरत हाल पे, यानी गाज़ा, रशिया और जो हिंदी मीडिया में चल रहा है उन सबको लेके बात करते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब। आज मेरे अंदाज में अब इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और आज एंकरिंग मैं कर रहा हूँ, रोज़ आप करते हैं। तो दरअसल बाकर साहब जानना चाहते हैं शायद हमारी तमाम ऑडियंस, तमाम आवाम कि इस वक्त जो वो देख पा रहे हैं हिंदी मीडिया में या फिर इंटरनेशनल सो कॉल्ड इंटरनेशनल मीडिया में कि गाज़ा में जो तबाही है वो जारी है और एक नया शोर मचा है कि अब बस जल्दी ही यूरोप हमला कर देगा पूरे रूस के ऊपर और रूस ख़त्म होने वाला है और गाज़ा बिल्कुल फतेह के करीब है, यानी अमेरिका की और इजराइल की बल्ले बल्ले। तो आपका क्या नज़रिया है इस पर? देखिए, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा वाय साहब, कितने दिन का कह रहे हैं बहुत सारे लोग? वही 4-5 दिन। मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं लोग। अच्छा, उनको तो चाहिए था कि 2 दिन में हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हमला कर दे वो ये जितने भी है अमेरिकी और इजरायली और यूरोपी, ये सारे मिलकर जो है रूस पर न सिर्फ हमला करते बल्कि कब्जा भी कर लेंगे। ओह, मेरा तो ये अंदाज़ा है, क्योंकि इनकी बहुत ही अच्छा इनका इस्तकबाल हुआ है, इनकी तशरीफ़ आवरी का सारे मामला जो है अच्छी तरह से अंजाम दिए गए हैं गाज़ा में। तो बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल सारी चीज़ें तशरीफ वारी से मतलब कि तशरीफ आप समझते हैं। गाज़ा में जो कुछ इनका इस्तकबाल किया गया, गाज़ा में जिस तरह की सूरत हाल हुई, गाज़ा के हवाले से जो कुछ उन्होंने सोचा था, गाज़ा में हमास को सोचा था शायद कि 1-2 दिन में या 4 दिन में जो इनका सफाया कर देंगे, लेकिन वहाँ से अभी निपटे नहीं हैं। और इसमें मैं आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, ये लोग जो सोच रहे थे 4 दिन या 5 दिन, मेरे ख्याल से लोग इतने गलत इसलिए नहीं थे, इन मायनों में नहीं थे क्योंकि बहुत सारी दुनिया के तमाम अलग अलग लोगों, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग किस्म के जो लोग हैं, उनको ये तासुर दिया जा रहा था कि 6 दिन में पूरे अरब जगत के 6 देशों को हराने वाला वर्ल्ड की सुपर पावर और हाई तकनीक वाला इजराइल, मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी रखने वाला इजराइल, सिनबैट जैसी कारगर एजेंसी रखने वाला इजराइल और दुनिया के आधुनिक हथियार बनाने वाला इजराइल जो है वो 6 दिन में तो पूरी दुनिया को भी फतेह कर सकता है। हालांकि मुझे जहाँ तक आज का कैलकुलेशन हमारा कह रहा है कि 6 महीने 1 दिन हो चुका है 20 बाई 20 किलोमीटर के टुकड़े को फतह करने के लिए। जी, अब इस पर आप क्या कहते हैं? मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि इजराइल और अमेरिका ने एक बहुत बड़ी हिमाकत की इस हवाले से। यानी मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इनकी एट्रॉसिटीज़, इनके हमले, इनका यानी सफ़ाकाना मामला फ़लस्तीनियों के साथ जो 70 वर्षों से हम देख रहे हैं, तो उसी का तसलसल इन्होंने सोचा कि 7 अक्टूबर के बाद, 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था, तो इन्होंने सोचा, दुनिया को एक मैसेज दिया कि अब 8 अक्टूबर के बाद लोगों ने मतलब बस घंटों को उंगलियों पे गिरना शुरू कर दिया। हमने मीडिया और कह भी दिया गया था कि अब यानी न सिर्फ गाज़ा का बल्कि सारे फ़लस्तीन पर मुकम्मल जो है ये काबिज़ हो जाएंगे और फिर हमास का तो मुकम्मल सफाया हो जाएगा। सारी दुनिया में एक किस्म का जो है एक तासुर दिया गया कि बस अब तो जो है इजराइल काफ़ी जो है यानी एक जलाल के आलम में, एक अपने जो है आक्रोश के आलम में है और वो जो है जो कुछ करना चाहता है वो कर देगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? सवाल यहाँ पर यह है कि हुआ क्या? इतने महीने हो चुके हैं, सिवाय आपने आम लोगों की जानें लेने के अलावा आपकी इतनी औकात नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि इसकी टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह सारी दुनिया उसकी तरफ देखने वाली, लेकिन हुआ क्या? आप 10 अपने ये रकामालियों को जो कैप्टिव्स थे उनको छुड़ाने की आपकी औकात नहीं रही। ये आप साबित हुए हैं 6 महीने छुड़ाना तो अलग बात है, जगह कहाँ है वो तो नहीं मालूम कर पा रहे। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी है, ये आपकी ताकत है, ये आपका जो है दुनिया में असर है, ये आपके डीलिंग्स हैं दुनिया से कि दुनिया को आप टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं। एक ना सॉफ्टवेयर सोचने वाली बात है ना, फोन सुनने वाला सॉफ्टवेयर, पेगासस, दुनिया में ये सारी चीजें हैं। मगर जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन नहीं बल्कि नॉलेज है, खबर मौजूद है कि 1000 से ज्यादा इजरायली एजेंसियों के कंपनियों के सिम लिए गए
उनके क्लोन किए गए। हमास ने उनको सालों साल इस्तेमाल किया, मोसाद को पता नहीं चला, सिनबेट को पता नहीं चला। उसके अलावा इनके एक सॉफ्टवेयर था जो एजेंसियों से ये बात करते थे कि एक बार एक सिम को आप फ़ोन में डालें, उसे निकाल लें और निकाल के फिर फ़ोन सेल के लिए भेज दें। तो वो फ़ोन जिनके पास होंगे, इजराइल के पास उनकी तमाम सूचनाएं आती रहेंगी। इसका हुआ उल्टा, यानी इजरायली खुफिया एजेंसियों को उस सॉफ्टवेयर ने उल्टा गच्चा दे दिया। जितनी बातें वो हमास के सुन रहे थे वो सुन रहे थे जो वो सुनाते थे, और जो ये आपस में बातें करते थे उसी सॉफ्टवेयर का रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो इनकी तमाम प्लानिंग सुन रहे थे। तो यानी कि यहाँ सिनबेट और इनकी हाई तकनीक और दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी देने वालों को ज़मीन के नीचे रहने वाले लोग, जिन्होंने खराद मशीनें, छोटी छोटे इक्विपमेंट लगाकर जुगाड़ से हथियार बनाए और जुगाड़ से सब कुछ किया, जिनके लिए पानी भी इजराइल से जाता है, जिनके लिए बिजली भी इजराइल देगा तो देगा, और तमाम लैंडलॉक उनको पूरी तरह से कैप्चर करके रखा गया। और ज़मीन के नीचे उन्होंने क्या क्या कर लिया इनको पता ही नहीं चला। तो ये मोसाद का जो गुब्बारा था ये तो फूट चुका है, तकनीक का गुब्बारा जो है वो फूट चुका है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे साहब आइए, नज़दीक आए हमारे जनाब, आप लोग जानते हैं दोस्तों, माजरत क्या, माजिद साहब से आप बिल्कुल परिचित हैं और उन्हें जानते हैं। तो भाई साहब, बात ये थी कि अभी जो खबर चल रही है, जो भी हिंदी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, आज आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका जो है बहुत जल्दी रूस पर नाटो को मिला के, यूरोप को मिला के हमला करने वाला है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस पर कि अगर यूरोप या नाटो अगर पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है तो इंतबा दिया कि मैं न्यूक्लियर वार शुरू कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है न्यूक्लियर वार। और जहाँ तक न्यूक्लियर आर्सेनल की बात है, उसके पास जितना डिपॉजिट्स है न्यूक्लियर आर्सेनल का, वो अमेरिका के पास भी तो नहीं है। ये सबको पता है। तो ये मैं नहीं समझता ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल इनडायरेक्टली बराबर इन्वॉल्व हैं वो लोग। उनके किराए के टट्टू, उनके वेपन्स, उनका पैसा, उनके डॉलर्स बराबर यूक्रेन की जंग में बराबर जो है हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से खुलकर नहीं आ रहे। अभी देखिए 2 साल हो चुके हैं, इन 2 सालों में आप देखिए इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं दिखा। हालांकि मिशनरीज हैं इनके, वेपन्स हैं इनके, जो भी लॉजिस्टिक पूरी है, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके पास अब। और देखिए, मैं चेक कर रहा था कि वेस्टर्न यानी यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया के ख़िलाफ़ अपनी नौयत के वर्ल्ड रिकॉर्ड सैंक्शन 554। भाई बोला, भाई इतने भी सैंक्शंस, इतने एक माइन्यूटली सैंक्शन, छोटी सी छोटी चीज़ के टेक्नोलॉजी के सैंक्शंस, ट्रेड वगैरह, ये चीज़ें तो बड़ी कैटेगरी में आती हैं। तो उसके बावजूद भी इनका ये मानना था जब हम सैंक्शंस कर देंगे तो ये झुक जाएगा, लेकिन ये नहीं झुक पाया सैंक्शन होने के बावजूद भी। और दूसरी बात, लोग ये कह रहे थे कि भाई ये सस्ते दामों में तेल दे रहा, कर रहा, इसकी वजह से कर रहा, और कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे। अब उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ जिसकी जो बनती है मैं उन्हीं को तेल दूंगा, नहीं तो दूसरों को नहीं दूंगा मैं, ये कोई बाजार में मेरा मोल नहीं है। तो ये 2 साल से 554 सैंक्शंस, खैर 2 साल से तो नहीं हुए, ऑफ लेट ज़्यादा हुए, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। देखिए, रूस गज़ा नहीं है, ये समझने की बात है। जिस तरीके से फ़लस्तीन में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इनके देखते 20-25 मुल्क मिलके जिस तरीके से खूनखार भेड़ियों की तरह हमला कर रहे हैं, भेड़ियों की तरह जो काम कर रहे हैं, रूस में नहीं कर पा सकेंगे। मगर यूक्रेन में तो इन्होंने इसी तरह हथियार तो दिए हैं। नहीं, देना अलग है, हथियार दिए, मिशनरी दिए, किराए के टट्टुआँ दिए, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इनका, डायरेक्टली इन्वॉल्व, और नहीं भी कर सकते। अब देखिए, ओपन वार करिए, करके देखिए, ओपन वार हो सकता है। अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे, अमेरिका की मईशत वाज़े तौर पर अमेरिका की मईशत डाउन हो जाएगी। ये महज गल्फ की कुछ कंट्रियों ने डॉलर को बचा के रखा है, वरना ये डॉलर अगर रद्दी की टोकरी बन जाता है तो फिर इसका संभलना मुश्किल है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, कुछ दिन पहले जो है हैदराबाद की तारीख के बारे में, इंडिया की तारीख के बारे में, तो मैंने जब देखिए अंग्रेज़ों ने मुल्क को बहुत लूटा था, उस लूटने के बावजूद भी
जब हमारी आज़ादी हुई यानी मुल्क की 15 अगस्त 1947 को डॉलर हमारे से 11 रुपये कम था। हाँ, मगर वो पेट्रो डॉलर में नहीं 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 नहीं, ये बता दूँ, डॉलर की कोई वैल्यू ही नहीं थी, पाउंड की वैल्यू थी, लेकिन पाउंड भी हमसे कम था, इंडियन रुपीस से कम था, जबकि हम स्लेव थे, गुलाम थे यहाँ जी। हाँ, मगर तो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। ये तो ये खैर हंसी की बात है, बताना मकसद ये है कि जो आज जो है गल्फ में जो खेल खेला जा रहा है अमेरिका की जानिब से, जो सियासी खेल खेला जा रहा है, ये देखिए जैसा कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। जी। यूक्रेन में जो इनको जो किस्म की जो कुछ डिफीट हो रही है, मानों में जो उनको कामयाबी नहीं मिल रही, वो गजा में खूनखारी की तरह उसका निकाल रहे हैं। एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। देखिए दोस्तों, माजिद साहब की बात से एक बात वाज़ेह होती है कि हमने, यानी कि एक वक्त था जब भारत की इकोनॉमी जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका को डिफीट करती थी, और वो दौर था, ये भी समझ लेने की बात है कि अरब जगत में भी कोई फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और इन्होंने अमेरिका और डॉलर की मदद और तेल के इस्तेमाल और कंपनियों की साझेदारी से ही ग्रो किया है। शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि खुलकर चाहकर भी आज भी अमेरिका के ख़िलाफ़ उस नौइयत से नहीं आ पा रहे हैं जिस नौइयत से ईरान आ रहा है, हौतीज़ आ रहे हैं, यानी और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो खुल के आ रहे हैं, अरब जगत इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और माजिद साहब जो है, एक बात आप बस बताएं कि जो गाज़ा में आज मना किया है, हौतीज़ ने, हमास ने कह दिया है कि हम इस शर्त को नहीं मानते कि आपने ये जो है, मैं बाकर साहब से भी यही सवाल पूछूंगा कि उन्होंने ये कहा है कि भाई हम शर्त नहीं मानते, समझौता नहीं करते, अगर समझौता करेंगे तो फिर वाज़े तौर पर है कि हम पूर्ण युद्ध को बंद करेंगे और यहाँ से पूरा फ़लस्तीन खाली करना पड़ेगा, और बहुत सारी शर्त है, ये मानोगे तो मानेंगे, वरना मिस्र से जो है हमास का डेलीगेशन वापस लौट गया और उन्होंने प्रपोजल को ठुकरा दिया। मगर बाइडन ने इसमें यह कहा है कि नहीं, बात अभी जारी है, समझौता होगा। और इम्पोर्टेंट बात, बाकर साहब आपकी तरफ भी यही सवाल लूँगा कि बाइडन के आज अपने देश को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए ये कहा कि वैसे फ़लस्तीन का, गाज़ा का और इजराइल का मसला 2 नेशन थ्योरी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, यानी किसी 2 देश तो बनाने ही पड़ेंगे। आपकी जो बात है, ये एक लफ्ज़ है हिपोक्रेसी के लिए, डोगला कहते हैं इसको। डोगला के माने समझते हैं? हाँ, डोगला। तो बाइडन को ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि उसके मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है बाइडन के खिलाफ में, वो तो क्लियर है। तो अब ऐसे में अमेरिका की जो पब्लिक जनता है वो इजरायली अट्रॉसिटीज़ के ख़िलाफ़ है, और जितने खुद बाकर साहब के मैं कई प्रोग्राम देखा, आपके प्रोग्रामों में देखा, जितने प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली, लीगली जो प्रोटेस्ट किसी मुल्क में हुए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में हुए। बिल्कुल। तो ये अपनी पब्लिक को ये बताने के लिए कि भाई चूँकि वो जान चुका है, ये रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि अब इसके ख़िलाफ़ लोग हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का पहिया जो है आगे बढ़ेगा, चूँकि उन्हें लीगल बैटल जीत चुका, अब पॉलिटिकल बैटल भी जीतने के उसमें चल रहा है। तो वो लोगों को तसल्ली देने के लिए, अपनी इलेक्शन की जो है फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए ये दोहरा मियार, यानी हाइपोक्रेसी खेल रहा है। ये असल में सबसे बड़ा, फ़लस्तीन का सबसे बड़ा बुच्चर जो बाइडन है। जी। तो अब ये जो आप उसकी जो बात कर रहे हैं, नहीं ये होना चाहिए, वो नहीं, तो इसके लिए 1 सेकंड नहीं लगता। मैं कह दे रहा हूँ कि टू स्टेट थ्योरी चलेगी, ये जंग रोक दीजिए, 1 सेकंड नहीं। इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो जो है उसकी खिलाफ वर्जी करते। असल लड़ाई, असल गजा की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, बरतानिया लड़ रहा है, इसराइल तो एक मखोटा है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो आपने बात कही कि अरे आप लोग खुश पे देख रहे हो, मैं अरे जो बाइडन ऐसा बोल रहा है, अरे वो जनता की जो है साइकी से खेलना चाह रहा है, लेकिन जनता अमेरिका की उससे ज़्यादा होशियार है। हाँ, मतलब सीधे अपने चुनाव जीतने के लिए वो ये कर रहा है। तो आपने अपना कीमती जाते जाते वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं कहता हूँ कि एक्टिविस्ट पत्रकार है, उनके बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। खैर हम भी प्रोफेशनली पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट पत्रकार नहीं है, लेकिन हमारे जो वाहिद नसीम साहब की बात ये है कि वो पत्रकार भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन एक्टिविस्ट भी हैं, कोई काम को अमली तौर पर करके दिखाते हैं। तो ये बहुत से आपके कई चेहरे हैं, हम तो सिर्फ एक ही चेहरा टीवी पे या स्क्रीन पे देखते हैं, और ऐसे कई चेहरे हैं जो इनको ढूंढने की। यकीनन देखिए, मैं समझता हूँ कि
ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं वो हमारी कम्युनिटी का, हमारी नेशन का एक एसेट होते हैं, और इसको बचा के रखना इनकी यानी सेहत के साथ हम ये दुआ करते हैं कि आप सेहत के साथ हमारे दरमियान में रहें और लोगों को बराबर गाइडेंस देते रहें। कभी कभी बातों से इख्तलाफ ज़रूर होता है, लेकिन इख्तलाफ राय एक मुस्बित सेहतमंद मानी जाती है। तो उसके लिए मेरी आपके साथ तमन्नाएँ हैं और मेरी दुआएँ भी हैं कि आप जैसे पत्रकार हमारे मुल्क में होनी चाहिए, जो लोगों को, जो सोते हुए लोगों को बेदार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़र्रा नवाजी का उससे ज़्यादा शुक्रिया, मैं इस लायक हूँ नहीं। आप अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप बेहतर कर रहे हैं और मुझसे बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो माई साहब ने जो है अपने अंदाज में उसका जवाब दिया जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बाइडन ने जो कहा है असल में कि कोई इसका मुकाबला नहीं या कोई विकल्प नहीं इस बात का कि 2 नेशन बनना ही है, इसका कोई दूर तक नज़र नहीं आता जी। तो क्या इसको ये माना जाए कि डिप्लोमेटिकली जो बातें हैं उसमें ये एक तरह से अमेरिका और अमेरिकन पॉलिसी या बाइडन ने तस्लीम कर लिया है कि वो हमास को हरा नहीं सके, गाज़ा को जीत नहीं सके और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि 2 देश बनाए जाए? वैसा ये बात वाज़े हो गई है दुनिया के सामने। मैं ये कहूँगा कि बात अब यहाँ पर कोई 2 राय बाकी नहीं रही, वो ये कि ये एतराफ़ करना और इस बात का इकरार करना कि 2 रियासती हल, इसका विकल्प, इसका जो है एक ही हल है। तो ये सबसे बड़ी शिकस्त है, ये शिकस्त है। यानी आप तो निकले थे 8 अक्टूबर को 4 दिन में पूरे गाज़ा पर पूरा कब्जा करने के लिए, हमास को पूरी सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए, और फिर आपकी नौबत क्या हो गई कि आप बैठकर बोल रहे हो कि 2 रियासती हल तो नागुज़ीर है, ज़रूरी है। 6 महीने यू लॉस्ट all the things, I think exactly basically 6 महीने, मतलब दुनिया इस वो तो अपनी जो कुछ एक जाहिरदारी अपनी करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, वरना ये तो उनकी शिकस्त है ये नहीं, तस्लीम शुदा एग्जैक्टली। बेसिकली ये वो उनकी तमाम एजेंसियां, तकनीक, सब कुछ जो है ब्रीच हुई, और उसके बाद वो ना आज तक उनके जो हॉस्टेज है वो कहाँ पर हैं इसका पता नहीं लगा पाए। ऊपर से वो उनकी बार्गेनिंग तो करना तो मजबूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने उनके मरकावा टैंक से लेके तमाम हथियारों का मुकाबला किया, फाइटर प्लेन और मिसाइलों का मुकाबला किया, और यहाँ तक कि जो मैक्सिमम आयरन डोम उनके पास अवेलेबल थे उनको तोड़कर ख़त्म कर दिया। उसके अलावा जो थार्ड और पैट्रियोट अमेरिका ने भेजा उनको भी जो है वो ब्रीच करके हमले भी किए और उनको तोड़ा भी। यानी एक तरह से उनका पूरा का पूरा निज़ाम। यहाँ पर सोचिए ना कि दुनिया की बड़ी ताकतें जिसको माना जाता है वो टेबल पर हैं, कभी कतर में हैं तो कभी जो है मिस्र में हैं, तो कभी मिस्र में हैं, और दूसरी जानिब कौन है? निहत्ते वो लोग जिनको आपने मुख्तलिफ नाम दिए। तो इससे बड़ी हार क्या हो सकती है? क्या आप बात कर रहे हैं उनसे? तो क्या दुनिया की यही हकीकत है? क्या दुनिया की यही हकीकत अब सोचने वाली बात है कि जो दुनिया के लोग जो बड़े बड़े दानिश्वर बन रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे भाई ये तो जान लो कि वो निहत्ते, उनके पास तो एक्चुअल तो ना बाद में जो सारी चीजें हैं हम उनको ऐड करेंगे, लेकिन एक्चुअल तो हम ये बोलेंगे ना, यही बोलेंगे कि हमास जो एक अनऑर्गेनाइज्ड, ओपन, उनके साथ कोई नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, वो कोई अथॉरिटी नहीं है वो। उनके आगे आप हाथ जोड़कर बैठ रहे हो और बात कर रहे हो, नॉन स्टेट एक्टर जिन्हें कहा जाता है। अब बताएं बाकर साहब, एक बात आप बताएं, सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ अब कौन सी दुनिया की ताकतें हैं? मैं सोचता हूँ, मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ, आप कौन सी दुनिया की ताकतें हैं? ये सवाल ये था कि आपने और मैंने मुतअद्दिद बार ये गुफ्तगू की है कि ये कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा ये मीडिया का एक गुब्बारा है, और जो लोग अपनी तकरीरों के ज़रिए, किताबों से साबित करके जो इन्हें सुपर पावर और इनका हक बनता है कि ये पूरी दुनिया पे अब हुकूमत करने वाले हैं, ये तासुर ना दें, क्योंकि ये उनका फैलाया हुआ है वो साल वो दिन जो हदीसों और कुरान से या इस्लाम से मुताल्लिक है, उसमें अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी जो निशानियां हैं वो मौजूद है जो नहीं पेश आई है। आप ज़बरदस्ती साइकोलॉजिकल अगर किसी को हरा दोगे तो वो तो हार ही जाएगा, मगर वो हारे नहीं। आज वो जो लोग ये कहना चाहते थे बस ग्रेटर इजराइल तो बन गया, आप सब पे कब्जा हो जाएगा। अच्छा, इसमें भाई साहब कुछ कंफ्यूजन है, इसमें कुछ कंफ्यूजन बताइए। वो मैं अगर हो सकता है बहुत सारी बातें आपकी मेरी एक मकाम पर जो है मिलती हैं,
और वो जो है उसका जो है इत्तेफाक होता है। कई मकामात पर मैं आपसे लड़ जाता हूँ और जो है उसके इख्तलाफ करता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो मैं जो अंदाज में जो चीज़ें देख रहा हूँ तो वो ये है कि आप जो कह रहे हैं वो भी बात दुरुस्त है और जो दूसरी तरफ से बात की जा रही है वो भी दुरुस्त है। थोड़ा सा इसमें से कंफ्यूजन मैं देखता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन देख रहा हूँ। कंफ्यूजन क्या, वो कंफ्यूजन क्या है? वो ये है, आप बताएं। देखें, आप जिस तरह से आप ये आपका ख़तई तौर पर ये कहना नहीं हो सकता कि जो कुछ मुबारक पेशगोइयाँ या फिर जो मुक़द्दस पेशगोइयाँ हैं वो गलत हैं, आप किसी सूरत में नहीं कह सकते, कभी नहीं। ठीक है। अब बहुत सारे लोग जल्दबाजी में आप अगर कुछ बोलेंगे तो प्रोग्राम के बाद अक्सर व बेशतर कि भाई ये कह दिया, तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा समझो बात को कि वो जो बोल रहे हैं वो बड़ी गहराई से बोल रहे हैं, वो फौरी तौर पर नहीं कह रहे हैं, वो इनकार नहीं कर रहे हैं, वो बात बरहक है, अपने मकाम पर जो होनी है वो अपने मकाम पर होनी है। अब दूसरी चीज़ ये है कि वो जो सूरत हाल है, वो जो वाक़यात है, वो जो मामलात हैं, तो वाहिद नसीम साहब का ये मानना है कि उसके लिए वक्त है। हाँ, टाइमिंग, उसके लिए टाइमिंग, कहने का मतलब है उसके लिए टाइमिंग। आप मैंने हमेशा यही कहा ठीक कि भाई आप कैलकुलेशन ठीक करिए, हाँ, सबूत जुटाइए, हाँ, उसके बीच की भी हदीस और वो जो मुक़द्दस पेशन गोइयां हैं जिनके बारे में ये है कि पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा और फिर ये होगा। आप ये क्या हुआ कि ये एक्ट शुरू हुआ, आपने बीच की तमाम चीजों को हटा दिया और आप इसको तस्लीम कर बैठे। हाँ, तो अब वहां पर उनका मौक़िफ़ ये है कि अब वो से मुराद मेरी ये है कि रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं, जो यानी मैं कहूँगा कि जो अहम वाक़यात इस्लामी तारीख़ में मिलते हैं या फिर जिस हवाले से बताया गया है, जो ये वॉर के मामलात हैं, यकीनन सारी यानी रहनुमाइयाँ हैं, तो उसके हवाले से वो जो बयान कर रहे हैं, जो अहवाल बयान कर रहे हैं, जो सूरत हाल है, तो इसमें से अगर वो ये बात करते हैं कि बिल्कुलिया तौर पर इज़राइल को या फिर इज़राइली जितना ताइदी हैं उन सब को बहुत ही सुपीरियर बता दिया जाए और उन्हीं की फतेह होगी और वही जीतेंगे और हम हाथ पे हाथ धरे रहें, या फिर जो मज़लूम हैं या फिर मज़लूमों की जो मदद करने वाले हैं वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे रह जाए कि भाई अब क्या कर सकते हैं, ग्रेटर इज़राइल तो बनना ही है, यही तो मेरा अब क्या हो सकता है कि बस अब जब होना है तो अल्लाह की तरफ से आसमान से जो है मदद आएगी, लिहाजा फ़िलहाल आप दुआ करें और थोड़ा बहुत जो है मजम्मत कर लें और उसके बाद घर में बैठे रह जाए। अब तो ये गलत, ये गलत बात। इसमें एक दलील। अब इसके दरमियान आप जो बता रहे हैं ये हो सकता है कि उनका दावा ये है कि ये जितने हालात, ये जितनी सूरत हाल बन रही है वो देर वाली नहीं है, खरीब वाली है। ये खरीब वो ये बोल रहे हैं, ये खरीब वाली है। अब ये चीज़ है कि अब इस खरीब वाली में ज़रूर जितने भी जालिमीन हैं, जुल्म करने वाले, ताकतवर हैं, बहरहाल वो टूट गए हैं और बात है, लेकिन वो अपनी आखिरी जो कुछ कर सकते हैं वो कर गुजरेंगे, लेकिन उनको फतेह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मेरा फतेह नहीं मिलेगी, यही मतलब मेरा कहने का होता है। हमेशा देखिए नाज़रीन, मैं हमेशा एक बात ये कहने की कोशिश करता हूँ कि टाइम कैलकुलेशन ठीक से करें। आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा और आपने उसी सब्जेक्ट को जो है सामने रख दिया और आपने बीच के जो उसके सब्जेक्ट थे, जो उसकी कड़ियाँ थी, उनको आपने जो है ना तो उसकी तस्दीक की, ना उसको पढ़ा, ना उसको जोड़ के बताया। तो आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि एक जगह पर बाहर जो है ठंडी जगह पर एक बहुत शदीद सर्दी में एक कोई बुजुर्ग बैठा था और उसके तन पे कपड़े भी नहीं थे और वो जो है बहुत ही ठंडी हो रही थी और उसके बराबर में एक और फकीर बैठा था दूर, वो थोड़ा दूर बैठा था, उसके पास कंबल शंबल सारी चीज़ें मौजूद थी, इसके पास कुछ नहीं था। तो अचानक यहाँ जो वो मंदिर या पीर या जो भी समझ लीजिए कि आने वाला एक सेठ जो है वो आता है और वो देखता है यार ये तो मर जाएगा ठंड में। तो वो कहता है कि ठीक है तुम रुको यहाँ पर बैठे रहना, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ अभी। अब ये कह के निकल जाता है गर्म कपड़े मंगाने के लिए और अपने काम में जाके मशरूफ हो जाता है, भूल जाता है। और अचानक इसको रात को 2 बजे अपने काम करते करते याद आता है, अरे मैं तो ऐसे एक फ़कीर को ये बोल के आया था कि ठंडे कपड़े, भाई देखो भाई क्या है। तो जब वो देखते हैं, पता करते हैं कि कपड़े निकालो, लेके जाते हैं, तो चलो मैं खुद लेके जाता हूँ, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। अब वो जाकर देखता है कि वो मर चुका है और जब वो मर चुका है तो वो कहता है अरे ये तो मर चुका है। तो वो जो कंबल बैठे हुए दूर बैठा था वो अब नज़दीक आके बैठा है उसमें ये मरे हुए इंसान के, और वो कहता है कि साहब ये मरा नहीं, इसका तुमने कत्ल किया है, ये नहीं मरा ठंड से,
तुमने इसका कत्ल किया है। अगर तुम इसको झूठी उम्मीद दे के ना जाते और सर्दी से मर जाएगा ये इसको जो है यकीन दिला के ना जाते, अगर मैंने गर्म कपड़े नहीं दिए तो तू सर्दी से मर जाएगा, तो ये पिछले 4 दिन से इसी सर्दी से लड़ रहा था और ये 4 दिन और लड़ता, मगर तूने झूठी होप दे के इसको मार दिया, उसको कमजोर कर दिया, कमजोर कर दिया। तो मेरा नाज़रीन बड़ा सीधा सा मतलब होता है कि ऐसी बातों से कमजोर ना करें, ऐसी बातें ना करें जिससे आपका खुद का हौसला कम हो जाए। हाँ, हौसला कम कर कि भाई, तो मेरा इतना ही मुद्दा होता है जी। तो यहाँ हम देख, यानी कोई मंजिल तय करने से पहले आप जो है हथियार डाल दें, हम ये कहेंगे अपने हौसलों को पस्त कर दें बस, और हार जाएं बस। तो ये मैं इसको क्यों मानता हूँ, वो जो इस बात को कहते हैं वो किसी, जबकि वो तो हौसला बनना चाहिए, वो चीजें तो हौसला बनना चाहिए। मैं तो वो बातें तो हौसला बनना आप और मैं तो 10 साल से यही कर रहे हैं ना जी हाँ, कि हौसले के लिए बुरे से बुरे वक्त में लड़ने की बात कर रहे हैं। हमने ये बात की हमेशा, इसलिए हम होप भी देने की कोशिश करते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो बोलना मकसद यही है कि जो दुनिया में जो मीडिया में चल रहा है तो उसी चीज़ को देखते हैं, और जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो लोग फिर उसी को सच समझने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम है ना हमारी, ये प्रॉब्लम है हमारी। नहीं, हम लोगों का इस प्रॉब्लम को कट करना और इसका विरोध करना और इसको सही करके लोगों तक पहुंचाना, यही तो हम लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, कोशिश तो हमारी तो कोशिश यही है। और अब भी हम उसी मोड़ पर ठहरे हुए हैं। ये भी वही है जो हमने 2014 और 2014 के अंदर 2013 के आखिर में भी जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी, चाहे वो सीरिया के हवाले से हो, जो कुछ माहौल बना होता है, मेरे ख्याल से यही वो सूरत यही थी। और जब 2 साल पहले हम बात, दुनिया एक तरफ थी, बिल्कुल दुनिया एक तरफ थी और हम एक तरफ थे, और हमने तो इस युद्ध के पहले से ही ये बात कही थी कि अब इजराइल में जो शुरू होगा, यूक्रेन का जवाब मिलेगा, उसमें ये नहीं जीत पाएंगे। इसके कैलकुलेशंस और इनकी सब बातें मोबाइल से हम जरूर, आज तो हम फॉर्मल बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हम जरूर उन सब बातों को डाटा और सबूत के साथ पेश करेंगे। मेरा नज़रिया, आपका नज़रिया क्या कहता है? देखिएगा, मैं अपने नज़रिया बताने की कोशिश करता हूँ कि जो कुछ ये कह रहे हैं कि अब हमला हो जाएगा, यूरोप पे हमला होने वाला है और सारा मिलके रशिया पे होने वाला है, और रशिया के इतने देश मिलके सोचो कितना क्या करेंगे पूरे रूस का, सोचिएगा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें ये भी हैं कि भारत से बहुत सारे लोग जाके रूस में जो है वो फौज में भर्ती हो रहे हैं, तो शायद उनको रोकने के लिए भी इस तरह की कोई अफवाह फैलाई जा रही हो। दूसरी बात ये भी है इसमें कि पूरा यूरोप और नाटो के तमाम हथियार छोड़ के परमाणु को सब यूक्रेन में आए और वो डब्बे में बदल गए। बिल्कुल। यहाँ ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड के जो करता धरता एरिक प्रिंस ने पिछले हफ्ते ये कह दिया कि रूस को हराया नहीं जा सकता, यूक्रेन की युद्ध को बंद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। एरिक प्रिंस जो है ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड को सब जानते हैं, और वो उसको बहुत एक्सपीरियंस माना जाता है, और CIA के साथ मिलकर उसने बहुत ऑपरेशन किए, अफ्रीका से लेके अमेरिका तक और इराक और सब, उसका हम बहुत बार बता चुके हैं। तो यहाँ ये सवाल ये उठता है कि जितने उनके वॉर एक्सपर्ट हैं, जितने सब कुछ हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये मुमकिन ही नहीं है, रूस को हराने के सोचा भी नहीं जा सकता। फिर भी बाइडेन जैसे लोग लड़े हैं, जबकि मैंने कई बार कहा कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो होता है असल में वो एक पपेट होता है, उसके पीछे हथियार बनाने वाले और जराए पर कंट्रोल करने वाले लॉबी क्या, वही वो उनकी भाषा बोल रहा है, जिन्होंने इजराइल को बनाया, इजराइल में इन लोगों को इकट्ठा किया जो मसीहा की जो है, बिल्कुल। और एक दो मज़े की बात बाकर साहब आपको बता दूं, आपके साथ ज़रूर प्रोग्राम को से बात करेंगे कि इन्होंने 2024 में ही मसीहा आने की, वो भी एहराम बांध के, हज के समय टाइम पे एहराम बांधते हैं, वो आने की कुपेशन गोइया कार्टून, सिम्पसन कार्टून में कर चुके हैं। हालांकि ऐसी बहुत सी इन्होंने की हैं जो झूठी साबित हुई है। हम ये कहेंगे एंटी क्राइस्ट। हाँ, मैंने ये किया कि एंटी क्राइस्ट, हाँ वो एंटी क्राइस्ट जो वो लोग वही क्लेम करते हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली कि दरअसल ये प्लान बनाते हैं, और जो अगर प्लान ब्रीच हो जाता है तो वो कार्टून फेल हो जाता है। जी हाँ। तो इस प्लान को इन्होंने बनाया है
चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। और हमें भी ये याद रखना चाहिए कि ऐसा भी बहुत बार हुआ कि नहीं, बल्कि हदीसें हैं कि इमाम मेहदी होने का बहुत सारे नकली लोगों लोग ने दावा दावा करेंगे, किया, हाँ, दावा बहुत सारे करेंगे लोगों ने, और किया भी है, मसीह होने का भी उन्होंने दावा किया है। जी हाँ। तो इस तरह की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि अपनी आखिरी कोशिश करते हैं कि जो कुछ इन्होंने दिखाया समझाया लोगों को वो हो। सवाल ये उठता है कि अब बचा है सिर्फ परमाणु। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से होतीस ने इनको लाल सागर में इनके डायरेक्ट जहाज़ों को डुबा दिया है, जी, डायरेक्ट अमेरिका की, चलो वहाँ तो इजराइल के नाम लग गया, यहाँ यूक्रेन के नाम लग गया, होतीस तो डायरेक्ट ब्रिटेन और अमेरिका के जहाज़ों पे हमला करके उनको डुबा रहा है, उनको मार रहा है बुरी तरीके से, धमकी दे रहा है। अब होतीस पर क्या, अब जो इनका परमाणु बम का एक प्लान है ये तो तय है, ये रूस पर हमला कर सकते हैं या यमन पे परमाणु अटैक कर सकते हैं या फिर ईरान पे कर सकते हैं। आपको कौन सी जगह लगती है कि ये परमाणु अटैक कर सकते हैं? मेरा अपना एक मानना है, या इन्होंने सिम्पसन कार्टून के जरिए भी दिखाने की कोशिश की है कि 2024 में परमाणु युद्ध होगा। तो इसका मतलब उस प्रेडिक्शन को ये पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे कर रहे हैं। और इसको चीन और रूस रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, ये बात है। तो अब क्या लगता है आपको? बिल्कुल सिचुएशन इसी तरह की बनी हुई है भाई साहब, बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि मुख्तलिफ एंगल से हम इतने बरसों से बात कर रहे हैं। तो हमारा तो सुबह और शाम जो है इन्हीं बातों में होती है। बिल्कुल। हाँ, इसी चीज़ में होती है, इसी जायजे में होती है, इसी डेटा में होती है, इन्हीं हालात को देखने में होती है। तो अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देख रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो जिस तरह से आपने कहा, इवन आपकी बात से मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ, वो ये कि एक इजरायली वजीर है या फिर वो कोई ओहदेदार है बड़ा, जी, जिसका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, उसने कहा है कि बेंयामिन नेतन्याहू अर्मगेडोन चाहते हैं। अर्मगेडोन चाहते हैं। अर्मगेडोन से मुराद जो उर्दू उसका अरबी अगर हम लिखें मलहमतुल कुबरा, हाँ, जिसका हदीसों में जिक्र आया। तो मैं थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूर कहूंगा, क्योंकि उधर भी जो काम कर रहे हैं वो भी रबीज काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा वो जितने रबी, उनके जितने मजहबी जो पेशवा हैं वो काम कर रहे हैं, और फिर इसमें जो इम्पीरियलिस्टिक ताकतें हैं वो अपना काम कर रही हैं, और फिर इसमें जितने जो कैपिटलिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, जितने माफियाज हैं वो सारे एक तरफ हैं। ठीक है, अब जो मजलूम हैं या फिर हम कहेंगे कि जो सच का कम या जायद साथ देने वाले हैं, वो ग्रुप अलग हो चुका है, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। और उस ग्रुप में मजलूम और कमजोर लोग भी हैं और इंतहाई ताकतवर ममालिक भी हैं, ताकतें भी हैं। तो अब बिल्कुल ये सिचुएशन हो गई है कि उनके लिए करो या मरो जैसी सूरत हाल तो हो गई है। उसके लिए वो यानी मरता क्या नहीं करता, इस तरह की सिचुएशन से वो दो चार तो हैं। तो इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। क्या ज़हनी तौर पर भी वो माहौल को बना रहे हैं? क्या जो हम बात करते रहे हैं माजी में भी कि अगर ये लोग जो हैं जी अर्मगेडोन वही जी, जिसमें मतलब उनके पास भी ये है और हमारे पास भी ये है कि हदीस शरीफ आती है, उलमा से सुनते हैं तो ये बताते हैं कि ऐसी बड़ी जंग होगी दुनिया में जिसमें यानी हर तरफ लहम कहते हैं गोश्त को, गोश्त के लोगों के जिस्म के यानी कीटड़े पड़े हुए होंगे हर तरफ, और जानवर चलते चलते थक जाएगा। ये चीज़ है, ये बड़ी खतरनाक बात है दोस्तों। मगर एक चीज़ मैं कहना फिर अब इजरायली वजीर या फिर ओहदेदार ये कह रहा है तो क्या मकसद है? नहीं, ये सिर्फ इजराइल नहीं कह रहा है, ये सारे कार्टून के जरिए उन्होंने बताया है। ये मतलब उनके प्लान का हिस्सा चाहते हैं, उनके प्लान का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक और दूसरे रोक रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा दूसरे रोक, मैं वही अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके नाज़रीन को भी कि दोस्तों ये बातें हमें एक तवील मुद्दत से पता है कि इस प्लान को यहाँ लेके आएंगे, तभी हम आप लोगों को वक्त से पहले इन युद्धों के बारे में बताया। ये होंगे और इस शद्दत तक होंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, और इस प्लान के बारे में भी सिम्पसन कार्टून से पहले और इनके आज के और 10 दिन के और 2 साल के बयान से पहले हमें पता है कि इनका बेसिकली रूट क्या है और ये क्यों परमाणु युद्ध चाहते हैं। चूँकि ये बात समझ लीजिएगा कि इन्होंने एक बड़े तबके ईसाइयों को गुमराह किया, उनको उनके रूट से भटकाया जी, और उनको ऑलमोस्ट अपने लिए इस्तेमाल करने का इंस्ट्रूमेंट बना लिया। बिल्कुल, और उन्हें भी इन्हें मरवाना है और उनके जरिए भी लोगों को मरवाना है। बिल्कुल। तो कुल मिला के मुट्ठी भर यहूदियत, ज़ायनिस्ट जो है, ज़ायनिस्ट ही बोलेंगे, मुट्ठी भर ज़ायनिस्ट जो है
पूरी दुनिया को ख़त्म करवाना चाहते हैं। वो इसलिए कि वो जानते हैं कि अमेरिका ये युद्ध हारेगा, वो जानते हैं कि ब्रिटेन हारेगा, वो जानते हैं कि यूरोप अब रूस और चीन से नहीं जीत सकता। उसके बाद भी परमाणु युद्ध की तरफ लेके जाएंगे। अगर हमला यमन पे हो, हमला ईरान पे हो, रूस पे हमले की औकात नहीं है, मगर ये हमले अगर परमाणु यहाँ पर होते हैं तो फिर जो एक गए गुजरे देश है ना जिनके पास परमाणु है, जैसे पाकिस्तान है, माफ़ करना तुर्की के पास भी 50 बम है, परमाणु है, अगर एक पूरी त्रासदी हो गई तो फिर परमाणु की शुरुआत होगी। और शायद रूस और चीन इसमें रूस ने तैयार कर रखे हैं, प्रैक्टिस की जा रही है, गलियों में दिखा दिए हैं। तो अगर इन मुसलमानों पर, इन मुस्लिम देशों पर परमाणु हमला, रूस जानता है कि वो उस पर हमला नहीं कर सकते, वो यहाँ हमला करेंगे, मगर मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ पुतिन को, वो ये है कि वो खाड़ी के अंदर अगर परमाणु अटैक होता है तो यूरोप और अमेरिका को वो परमाणु से इसका जवाब देगा और फिर शायद वो गठबंधन हो जाएगा कि जिसकी हमने तसव्वुर नहीं किया है। मगर ये उन लोगों को, उन पत्रकारों को, उन जनताओं को या उन बादशाहों को सोचने का शायद वक्त है कि ये आखिर शैतानी ताकत दुनिया को फना करना चाहती है और तुम गाहे बगाहे जाने अनजाने उनके साथ खड़े हो। तुम किस कदर शैतानों के साथ खड़े हो, एक बार शायद सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बात खुली हुई है। इसके बावजूद अगर दुनिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो इंसानियत का दम भरने वाले हैं, जो बड़े जो है अपने आप को टॉलरेट कहलाने वाले हैं, जो अगर छोटी सी कहीं अगर जानवर की अगर कोई मौत हो जाती है या कुछ हो जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो सड़कों पर आ जाते हैं। ये तो हम अपने अखलाक को, अपनी इंसानियत को सब हम जाहिर करते हैं, लेकिन क्या हम ये नहीं देख रहे हैं, जिस तरह से आपने शैतानी ताकत की बात की, कि वो मासूम बच्चे जो ग़िज़ा लेने के लिए ठहरे हैं या फिर जो ज़ख्मी हैं उन पर तक गोलियां चला रहे हैं। और एक खुलेआम हम ये देख रहे हैं कि इंसानियत की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कत्लेआम हो रहा है। उसके बावजूद अगर हम उस ताकत का साथ देंगे या फिर उस ताकत को अब भी कहीं ना कहीं समझेंगे कि वो कहीं ना कहीं राइट है, तो फिर देखिए अब इसमें आप एक थोड़ी बात समझिए। आपके पड़ोस के देश में चल जाए पाकिस्तान, जी पाकिस्तान में भी ये बातें आमतौर पर फैलाई गई। पाकिस्तान के जो इससे पहले जनरल थे, ये जो अभी जनरल विस्की है, इससे पहले जो जनरल थे बाजवा, अरशद शरीफ को क्यों शहीद किया गया? अरशद शरीफ को शहीद करने का कारण ये था कि बाजवा ने खुद उससे ये बात की थी कि तुम जो है पाकिस्तान के अंदर इजराइल से मफाहमत का, उससे दोस्ती का एक माहौल क्रिएट करो। अब ये डर था एक पत्रकार से कि ये सारी बातें अब कहेगा, पब्लिकली ये ईमान, ये इस पर सौदा नहीं किया अपने ईमान का, इसलिए इसका मारा जाना जरूरी है। और वो दुनिया में दौड़ा के इन्होंने मारा। तो ज़ायनिस्टों ने जो है बाजवा का या पाकिस्तान की फौज का साथ दिया होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब उनकी कहीं ना कहीं टाई अप है। एग्जैक्टली। आज भी जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं चीज़ें। उसमें एक और पत्रकार है वहाँ पर जो है इमरान रियाज करके, बार बार उसको उठा लिया जाता है। ये सब लोग जो हैं अपनी फौज के लिए कुछ कह रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली वो ज़ायनिस्टों के एजेंडे को अपने देश में खोल रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं। अगर मुट्ठी भर हमास के लोग पूरे अमेरिका और नाटो को छका के इजराइल को धूल चटा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी ये बड़ी फौज जो पाकिस्तान के क्या पास कुछ है, नहीं कर सकती, वो क्या कुछ नहीं कर सकती थी। इन सबको कंट्रोल करना, इनको डॉलर, पैसे, डर, दहशत, ये सब कुछ करना, ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हम मजहबी किताबों से वो लिखा सही होता है, मगर हम लोगों को गलत बताते हैं, उसका टाइमिंग गलत करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेशन करके फिर हम उनको मोरली तोड़ देते हैं। यही वजह है। वरना आप जानते हैं कि आज भी इजराइल, देखिए ना, उसके पास अपनी आसमान की रक्षा वो नहीं कर पा रहा, अपने लोगों की रक्षा वो नहीं कर पा रहा, अपने लोगों को वो ढूंढ नहीं पा रहा है, अपने जहाज़ों को पूरा यूरोप, नाटो मिलके जो है लाल सागर में मोतियों से नहीं लड़ पा रहा है। इससे ज़्यादा कमज़ोर, इससे ज़्यादा लाचार दुनिया अगर तुम्हें देखनी है और अपनी ताकत का वो अंदाज़ा तुम लगाने के लिए तैयार नहीं कि 20,000 लड़ाकों ने बुझ भर दिया है और ये भागते हुए नजर आ रहे हैं, औकात नहीं है इनकी कि कहीं पर ठहर जाए, उसके बाद साइकोलॉजिकली डाउन और इसमें इनके षड्यंत्र
षड्यंत्रों में शामिल हो जाना और षड्यंत्र में शामिल होकर अपनों को धोखा देने का जो काम किया जाता है, मेरे जैसे पत्रकारों पे तो यकीनी तौर पर जो है तनकीद भी होगी और मेरे जैसे लोगों को भी अरशद की तरह मार दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं ना, क्योंकि एक बहुत सारी चीज़ों को जब आप खोल के रखते हैं तो बहुत सारे निज़ाम गड़बड़ा जाते हैं। बिल्कुल। और शायद हम तो और आप तो बिल्कुल वक्त से पहले हम तो ये इस वॉर की गाजा में जो चल रही है जी, इसके अंजाम को भी बहुत पहले बता चुके हैं, बहुत पहले, एग्जैक्टली। शायद हम अब उससे गुजर रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे फाइनली नाज़रीन को? ओवरऑल सूरत हाल यही है कि जितनी बातें आज हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम हालात को जिस तरह से हैं उस तरह से समझें। हम ना जज्बात का शिकार हों, बिल्कुल, है ना हम गुमराह कुन बातों का शिकार हों, ना हम जो है कोई किसी तरह की जो है यानी जो तासुब होता है उसको देखें। बिल्कुल। जबकि हमारा दीन, हमारा मज़हब वो है कि अगर मैं अक्सर और बेशतर अपनी जब भी बात होती है तो कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जब कोई मुकदमा आए, एक तरफ मुसलमान हो एक तरफ यहूदी हो, तो फैसला जिसके हक में जाता हो उसके हक में जाएगा, फैसला जाएगा। तो ये हमको अपना मिजाज, ये हमारा दीन, अगर हम दीन पर अमल करने वाले हैं, इंसाफ वो है हमारा, इंसाफ वो है। हमको हर मकाम पर आज हो ये रहा है कि आज हम झूठ को सच समझ रहे हैं, सच को झूठ समझ रहे हैं, और यही चीज़ है। मेरा जो झगड़ा है ना बाकर साहब, वो ये है जी कि आपका मेरा 15-20 सालों से लगातार सही खबरें देने के बाद, गाइडलाइन सही देने के बाद, और हर बार आप ही की तो प्रेडिक्शंस का सही साबित हो जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोग जो है फिर वो आपको वहां क्यों नहीं रखते, ये मुझे कहानी समझ में नहीं आती। ये कौन सी इन्फीरियरिटी है, कौन सी दुश्मनी है, क्यों ये छूटते हैं? मैं ठीक है तुमको भी सच बोलूंगा, अगर मैं दुनिया के लिए सच बोलता हूं तो तुमको क्यों झूठों को मैं सच बोलना शुरू कर दूंगा क्या? बस अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि जो चंद नाम हैं, जिन नामों का नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन जिन चंद नामों की यानी दीवानगी एक किस्म की या फिर उसकी वाहवाही हम देखते हैं, तो वाहवाही देखने की वजह क्या है? यानी वो जो दरख्त है, यानी हम जिस तरह से मिसाल देते हैं, एक दरख्त होता है, दरख्त की जड़ सबसे अहम होती है ना, हाँ। और उसके बाद फिर उसके हम देखेंगे कि उसका जो है तना, फिर उसके बाद उसकी जो है शाखें, उसके बाद उसके ऊपर लगने वाले पत्ते वगैरह वगैरह। तो हमारा मिजाज ये हो गया है, आम लोगों का मिजाज ये हो गया है कि वो जो पत्ते हैं ऊपर से हवा से जो हिलने वाले हैं ना, तो वो उसी पर नज़र रखते हैं, और उससे जो इनकी दिल बहलाई कर देता है, दिल बहलाई करता है। मिसाल के तौर पर इस कागज़ के बारे में आप कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अब मैं आपको इस कागज़ के बारे में बताने लग जाऊं कि ये कागज़ कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, कहाँ से लाया गया है, इसको कितने मज़दूरों ने मिलके जो है बनाया है, ये इसकी प्रोडक्शन कहाँ है, इसके स्टैटिस्टिक क्या हैं, इसके फिगर्स क्या हैं, तो आप सुनने लग जाएंगे, अरे भाई कागज़ के बारे में इतना सब कुछ इन्होंने कह दिया, क्या बात है, इस कागज़, अरे भाई लोग मर रहे हैं, आप उधर बात, अरे भाई तुम, ये मिजाज हमारे हो गए हैं कि एक तमाशा आप क्रिएट करें और आप फरोई जो मामलात होते हैं ना, तो उसमें आप लोगों को मुतवज्जा कर लें। आप जो जिस गहराई से, जिस समंदर में गौताजन होकर आप जिस मोती को निकाल कर देने की कोशिश कर रहे हैं और ला रहे हैं, उस मोती को जानने वाले, पहचानने वाले नहीं है। प्रॉब्लम आपका और हमारा नहीं है, बल्कि उन लोगों की समझ का है जो सिर्फ झुनझुने बजा बजा कर जो बुला रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं कि, लेकिन उनको आजमाने की बात ये है कि जब आप जो बात कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बात कर सकें। वो कहीं ना कहीं आएंगे, सारी बातें लेकर आएंगे, लेकिन जहां पर हक बयानी की बात होगी वो वहां से कट मार जाएंगे। ये लोग नहीं समझते ना, ये मैनिपुलेशन, ये प्रॉब्लम है। आपके अब आप फिगर्स लेके बैठ जाएं, आप किसी चीज को जो है थोड़ा सा लेकर बैठ जाएं, 5 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा डेटा, आप दे दें तो उसकी वाहवाही हो जाएगी। बस आप डाटा गणित बता दें क्या है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, जिस यानी आप अंदर से लोगों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझने वाले नहीं हैं। प्रॉब्लम ये, आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि जब हम पशे पर्दा बहुत गहरी राज की बातें करते हैं, तो हमें उसमें से मात्र 25 से 20% हिस्से को ही एक्सपोज करना होता है जी, क्योंकि किसी के बने बनाए प्लान के 80% हिस्से को हम एक्सपोज करके क्रैक करा दें तो नुकसान मानवता, इंसानियत और दुनिया का होगा। तो बेसिकली तो उतना ही आप बता सकते हैं। उसके सामने तो
लोगों को जो दानिश्वर हैं उनको फैलाने की जरूरत है ना कि भाई क्यों कहा होगा, क्या वजह रही होगी, क्या बात होगी। तो ये सब अगर लंबे समय तक और इन बातों को एक्सपोज करना है तो कहीं तो टिके रहना पड़ेगा शायद, जो है बहुत ज़्यादा वो उनके वो एक कागज़ और कागज़ की पूंछ और कागज़ की खाल पे हम लोग नहीं जा सकते, उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बनता, हम उसको असल मानते ही नहीं। इंडिकेटर देते हैं कि ये होने वाला है, तो आप इस तरह का प्रिपरेशन करें। ये चीज़ है, आज माहौल यही बना हुआ है, चाहे वो गोद वाली मीडिया की बात करें, चाहे वो जो पैरेलल जो मीडिया हम सोशल मीडिया जिसको कह रहे हैं उसकी बात करें, सब तरफ ज़्यादातर हमको यही नज़र आ रहा है कि लोगों को मुतवज्जा करने के लिए वक्तिया कौन सी चीज़ है भाई, कौन सा झुनझुना है। हाँ। जो वो बजाया जाए, कौन सा बाजा है, वो उसमें तमाशा बन के जो है तमाशाई बनेंगे और उसको सुन लेंगे और बहुत वाहवाही करेंगे। लेकिन ये जो गहराई की बातें हैं, जो समझने की है, महरूम रहेंगे। क्या तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज बकर साहब का काम छुड़ाया, उनको यहाँ शामिल किया। आज फ्राइडे का दिन होता है, दरअसल आज हमारा मुबाहिसा स्टूडियो में नहीं होता है, तो हमने यहाँ कर लिया है। हो सकता है कल आपको सुनने को मिलेगा, तो इंशाल्लाह जब आप सुन रहे होंगे तो वो कल हो चुकी होगी। और दोस्तों, हमारा साथ दीजिएगा, इस तरह के सच को लोगों तक पहुंचाइए और अकल और जहन का इस्तेमाल करके प्रोग्राम देखिए। हमारा कोई मकसद नहीं, न फनास मकसद होता है, न वाहवा मकसद होती है, न सताइश की तमन्ना है, न शिले की परवाह, गर नहीं मेरे अंदाज में मानी न सही। मेरी मुराद सिर्फ आपसे है कि आपको मफाद अल्लाह पहुँचाए। आप लोग सभी लोग जो हैं अपना अपना फ़ायदा उठाए और दुनिया को एक खुशगवार माहौल की तरफ लेके जाए। शैतानों का खात्मा हो, बस इतनी अच्छी बात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। अब फिर मिलेंगे तो बकर साहब एंकरिंग कर रहे होंगे इंशाल्लाह, ज़रूर। बहुत शुक्रिया।